जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद हर बार की तरह आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 20 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर चैनल में नवा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवा, ठीक है। मतलब मैं हमेशा छत्तीसगढ़ी करंट अफेयर में बोलता हूं, तो अभी भी आप लोगों से यही बोलूंगा क्योंकि हम लोग मैक्सिमम जो हमारा पोर्शन है वो छत्तीसगढ़ में आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए है। तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आज की पॉजिटिविटी है, हालात चाहे कैसे भी हो, धड़कनों में नशा जीत का ही होना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने सुना होगा। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। अर्थात जीवन में हमें एक चीज ध्यान देना है कि हम हमेशा पॉजिटिव वे पे सारी चीजों को सोचें, सारी चीजों को करें, सारी चीजों पर बल दें ताकि हमारे साथ पॉजिटिव चीजें हो। निगेटिविटी आ जाने से हमारा समय भी खराब होता है और कहीं ना कहीं हम जो करना चाहते हैं उसको करने में चूक जाते हैं, ठीक है। तो मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? मैं लास्ट टाइम प्रश्न पूछा था तो संजय मल्होत्रा जी, सॉरी हरवंश चावला जी है। हरवंश चावला जी बिल्कुल सही आंसर है। यामिनी ने सही आंसर दिया है, बी ऑप्शन सही होगा इसका, ठीक है। वेरी गुड यामिनी। और आप लोगों को भी मैं ये अवगत कराना चाहूंगा कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, लास्ट में एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है जिसका आंसर आप जरूर दें क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और आपकी कंसिस्टेंसी भी बने रहती है। और पिछला करंट अफेयर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, इसमें भी जो है क्या होगा, आप अपने आप को आकलित कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी फाउंडेशन नहीं है। कोई भी नया छात्र अगर आता है तो वो आज से ही स्टार्ट करे और कल से वो उस चीज का उसको मतलब जो पूछने वाले प्रश्न है उसका आंसर दे सकता है, ठीक है। चलिए आज क्या है? विश्व माप विज्ञान दिवस। हो अधिकतर क्या मापा जाता है? ठीक है, मैंने रख दिया है लंबू और छोटू को। एक्चुअली ये फोटो दिखाई दे रही है सुल्तान कोसेन और चंद्र बहादुर डांगी। ये विश्व के सबसे लंबे व्यक्ति हैं, सुल्तान कोसेन और विश्व बहादुर डांगी जो विश्व के सबसे छोटे और नाटे व्यक्ति हैं। तो इस पे नहीं, पहले हम देखेंगे कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया जाता है। तो मनाया जाता है 20 मई को। एक्चुअल इस दिन क्या हुआ था? तो इस दिन वैश्विक स्तर पे यहां देख सकते हैं आप 20 मई 1875 में एक ट्रीटी हुई थी, ठीक है। मीटर कन्वेंशन कहा जाता है। इसमें हस्ताक्षर हुआ था जिसमें जो नाप जोक की जितनी भी इकाई है, जैसे किलो है, किलोग्राम है, सेंटीमीटर है, मीटर है, ये सारी चीजें जो लंबाई मतलब आपका वजन और लंबाई के जो मापन स्केल्स हैं उसको फिक्स किया गया था कि इसके आधार पर वैश्विक स्तर पर व्यापार होगा और सारी चीजें व्यापार पर ही आधारित है, ठीक है। तो 20 मई 1875 को ये ट्रीटी हुई थी जिसके तहत यह दिन माप विज्ञान के महत्वपूर्ण आपका उजागर करता है जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, व्यापार और समाज के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में विनियामक दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए किन बैंकों पर जुर्माना लगाया है? जुर्माना ठोक दिया है। एक्चुअली आरबीआई का एक विनियामक दिशा निर्देश है, बहुत लंबा चौड़ा है, जिसके तहत अलग अलग क्राइटेरियाज हैं और जो बैंक हैं वो बैंक्स सूचना प्रदान करती है हर एक लोन प्रोवाइड करने से लेकर खाते में जमा राशि के तक के सारी जितनी भी जो इसमें गतिविधियां होती हैं उनके बारे में। तो ये दो बैंक जो हैं भारतीय रिजर्व बैंक को इसका रिपोर्ट नहीं दिए थे और वो उल्लंघन कर दिए। रिपोर्ट नहीं दिए मतलब उल्लंघन हुआ ना, ठीक है। तो ये दो बैंक हैं, कौन कौन से? तो एक है ड्यूश बैंक और एक है यस बैंक।
ये दोनों बैंक को आरबीआई ने जुर्माना ठोका है, और पता है कितना जुर्माना ठोका है? देखो आओ, यहां पर दिखेगा आपको एक राशि 50 लाख रुपए ड्यूज बैंक इंडिया को और यस बैंक को 29.60 लाख रुपए। और ये बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 47A(1)(c), धारा 46(4)(I) के तहत दिया है, ठीक है, जिसमें ये नियमावली होता है CRILC, इन द सेंस सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स को कुछ ये जो है उधारकर्ताओं के अनिवार्य क्रेडिट की जानकारी देनी पड़ती है, और इन्होंने नहीं दी थी, इसलिए इस मामले में आरबीआई ने ठोक दिया जुर्माना। अब ड्यूज बैंक की बात करें तो मुंबई में इसका मुख्यालय है, 1980 में बना है। ड्यूज बैंक जर्मनी की एक मूल कंपनी है, ठीक है, ये आप पता कर सकते हैं आप। 2004 में यस बैंक की स्थापना हुई है, मुंबई में मुख्यालय है, प्रशांत कुमार इसके सीईओ हैं, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। चलो, और भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में तो जानते ही होंगे कि 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है, आपका 1935 में इसकी स्थापना हुई है, 1 अप्रैल 1935 में। संजय मल्होत्रा गवर्नर है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है, हमेशा बताते रहता हूं मैं आप लोगों को। हाल ही में मृत घोषित किया गया याला ग्लेशियर, याला ग्लेशियर कहाँ है? तो नेपाल के क्षेत्र में हिंद कुश हिमालय क्षेत्र में ये आता है ना, क्षेत्र में आता है। एक प्रमुख केंद्र था किसका? तो क्रायोस्फीयर अनुसंधान का। अब ये नेपाल में स्थित है, और ये क्या हो गया? पूरे तरीके से डेड हो चुका है। देख सकते हो आप कि 1982 में इसकी स्थिति कैसी थी, 2008 में क्या हुआ, 2022 में क्या स्थिति है थी, और 96 में कैसी स्थिति थी, 2009 में कैसी स्थिति थी, ऐसा हो गई इस प्रकार से। और 2024 में अब सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं, तो ग्लेशियर गया। अब ये क्यों हुआ? इसका होने का कारण है मेरे प्रिय साथियों ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, जिस प्रकार से आप अभी की गर्मी देख रहे होंगे, जो कि काफी ज्यादा तपन पैदा कर रहा है। इसका कारण क्या है? तो जमीन का गर्म होना, भूपर्पटी का गर्म होना। तो ये गर्म जो हो रहा है स्थिति, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है, और इससे बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ेंगे। इसीलिए हमें आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे कि हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकें। और जो अभी आधुनिकीकरण के दौर में रोड बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, उससे तो और तपन बन रही है, शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा गर्मी मिलती है। नेपाल में है ये, ठीक है, याला ग्लेशियर मृत घोषित कर दिया गया है इसे। हिमालयी क्षेत्र का पहला ग्लेशियर अगर कहा जा सकता है, इन्हें देखा गया था, है ना। उसके बाद मुख्य बातें, मृत ग्लेशियर 1970 के दशक में अपना लगभग 66% द्रव्यमान ये खो चुका है ना। 1975 से अब तक के पर्वतीय ग्लेशियरों में लगभग 9 ट्रिलियन टन बर्फ खो दिया गया है। 2025 में वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड स्तर जो है वो 426 ppm तक पहुंच गया है। गंगा बेसिन में हिम मात्रा की कमी आ रही है, जल संकट के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो होगा ही भाई, ठीक है। याला ग्लेशियर कहाँ है? तो आपका नेपाल के रसुआ जिले में, ठीक है, लांगटांग घाटी में स्थित है। लांगटांग घाटी, आप मैप निकालेंगे, मैप में दिखेंगे तो लांगटांग घाटी आपको दिखाई दे देगी। अब ग्लेशियर से संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि डाफला, है ना, बियाफो, हिस्पर, ये दोनों ग्लेशियर को हमेशा पूछा गया है। काराकोरम श्रेणी के रेंज में है। जैसे भारत का नक्शा है, ये ऊपर वाला भाग कौन सा है? तो काराकोरम रेंज है। काराकोरम में आपको मिलेगा हिस्पर और बियाफो, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर ये भी काराकोरम श्रेणी में मिलेगा, ठीक है। बतूरा ग्लेशियर भी आपको काराकोरम श्रेणी में मिलेगा। मैंने पीडीएफ में डाल दिया है, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन है। तो इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। उसमें इसका पीडीएफ रोज सवेरे डल जाता है क्लास के बाद, ठीक है। तो आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। चलो, अगला है
अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा, भारत सरकार भारत की बायो E3 नीति के तहत पहली बार अंतरिक्ष में जैविक प्रयोग करेगी। भारत की बायो E3 नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो, बायो E3 का मुख्य उद्देश्य ये है कि अर्थव्यवस्था के लिए जैव प्रौद्योगिकी का बढ़ावा देना, पर्यावरण के लिए जैव प्रौद्योगिकी का बढ़ावा देना, रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। तो मुख्य रूप से सारे डायमेंशन में भारत सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है, जिसके लिए कन्वेंशन, ये जो है आपका मीटिंग हुई भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, ये बहुत अच्छी पहल है जिसमें अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बेहतर किया जाना है। ठीक है, पूरा नाम क्या है इसका, बायो ई का? तो बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है। भारत में अंतरिक्ष जैव विज्ञान में क्षमताओं को विकसित करना, गगनयान जैसे मानव अंतरिक्ष मिशनों को समर्थन मिलेगा। इससे अंतरिक्ष में भोजन की सुरक्षा को टिकाऊ बनाया जाएगा, भारत की आत्मनिर्भरता पे वृद्धि होगी। और ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की बहुत अच्छी पहल है, जिसकी 3 मई 1971 में स्थापना हुई है। जितेंद्र सिंह इसके जिम्मेदार मंत्री है, नई दिल्ली में मुख्यालय है, सचिव है अभय क्रांतिकर। ठीक है, अब आ जाते हैं सवाल, फिर से एक बहुत ही अच्छी पहल है, परियोजना है, भारत और यूरोपीय संघ। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर 2 क्षेत्रों में नई शोध परियोजनाएं शुरू की हैं। पहला नंबर क्या है? तो सॉरी क्षमा चाहूंगा, छींक आ जाती है। समुद्री प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन और हरित हाइड्रोजन उत्पादित करना, ऑप्शन ए सही होगा। मेरे प्रिय साथियों, समुद्र हो, नदी हो, तालाब हो, हमें प्लास्टिक कचरों को नहीं फेंकना चाहिए। आप इस ऊद बिलाव को देख सकते हैं कि इसके बॉडी में ये प्लास्टिक किस प्रकार से फंस गया है। अब ये हमारे मानव जैसे इनकी मानसिकता नहीं है। मानवों की मानसिकता ये होती है कि क्या होती है कि वो अपने से हाथ पैर से कुछ ना कुछ वो कर सकते हैं, लेकिन अब इनके गले में फंसे इस फंदे को कौन निकालेगा? तो हमें एक मतलब प्रण लेना चाहिए कि अगर हम समुद्री क्षेत्र में या हम तालाब, नदी, आसपास कहीं भी जा रहे हैं तो हमें प्लास्टिक का कचरा नहीं फैलाना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, बहुत ही दुखद बात होती है। और ये प्रभावित कौन होता है? तो प्रभावित होता है हमारा पर्यावरण, प्रभावित होता है हमारा आसपास के जीव जंतु। और ये प्लास्टिक जो है बहुत ही खतरा है, जल्दी से ये विघटित नहीं होता है, कई 100 साल जो है इनको लगता है विघटित होने में। ठीक है, तो आप ये इस चीज़ का ध्यान देंगे। और बस यही है कि 391 करोड़ रुपए की संयुक्त परियोजना है और जिसमें ये दोनों समझौता किए गए हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नज़र नहीं आ रही है। चलो अगला है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारत की राष्ट्रपति होंगे, ठीक है, भारत के भी बोल सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संविधान के किस अनुच्छेद का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से राज्यपालों और राष्ट्रपति की शक्तियों से जुड़े कानूनी सवालों पर मांग की है, सलाह मांगी है? एक आर्टिकल है, युवा वर्ग सबसे ज्यादा इस नंबर को यूज करता है। ठीक है, कैसे यूज करता है अभी समझ जाओगे बदमाशों। ठीक है, 143 इसको आई लव यू का सिग्नेचर माना जाता है। ठीक है, कि आई फॉर आई, लव से 4 अक्षर होते हैं, LOVE लव, और YOUU मतलब कि आई लव यू बोला जाता है। तो हम अपने छात्र जीवन में जब हम तैयारी करते थे तो ऐसे याद किए थे इसको। तो सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति, मैं कहीं और नहीं जा रहा हूं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति कभी भी सलाह ले सकता है, कानूनों के बारे में जान सकता है, सवाल कर सकता है। वो है ये आर्टिकल 143 मतलब अनुच्छेद 143 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 14 सवाल किए हैं। ठीक है, जो 14 सवाल आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक एक को पढ़ता रहूंगा तो काफी समय लग जाएगा। जब कोई विधेयक राज्यपाल को दिया जाता है तो उसके पास क्या क्या विकल्प होते हैं और बहुत सारे सवाल, ये 14 सवाल हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 143 के तहत अब अनुच्छेद 143 को समझा जाए।
कब राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है? मैंने कहा कि भारत के संविधान के 143 के तहत भारतीय संविधान के सुप्रीम कोर्ट को एक विशेष सलाह देने का अधिकार होता है, जिससे राष्ट्रपति जो है सलाह मांग सकता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति को लगे किसी कानून या तथ्य ऐसे सवाल उठा रहा है जो देश के लिए महत्वपूर्ण है या भविष्य में उठ सकता है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट के पास भेज सकता है। सुप्रीम कोर्ट को उस मामले में सुनवाई के बाद राष्ट्रपति को अपनी राय बताता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र राज्यों के बीच किसी विवाद के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट से सलाह कर सकता है, भले ही उस अनुच्छेद में पहले से कुछ कहा गया है हो। सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में भी राष्ट्रपति से अपनी राय देता है। मतलब कि 131 के तहत केंद्र और राज्य के मामले में, और सुप्रीम कोर्ट से सलाह कभी भी ले सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, चलो देश के बारे में अगर बात होगी तो अगला प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए काउंटर फोर्स का मुकाबला करने के लिए एडवांस्ड मल्टी एजेंसी सेंटर मतलब MAC का उद्घाटन किया है। किसने किया है? अब पूरे भारत देश की सभी पुलिस यूनिट जुड़ गई है दोस्तों। अब ये आतंकवादी लोग जान लो कि अब कहीं भी जो है बचोगे नहीं। पूरे तरीके से भारत देश में सारी यूनिट को जोड़ देने का काम आपका केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कर दिया है, जिसे नाम दिया है मल्टी एजेंसी सेंटर। इसमें भारत के पुलिस बल, BSF, SRO, IB ये सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे और इस एजेंसी के लिए काम करेंगे और एक दूसरे से साझा करेंगे कि किस क्षेत्र में किस प्रकार से कोर एरिया पे काम करना है। जैसे देख सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में अपग्रेड मल्टी एजेंसी सेंटर 2.0 का उद्घाटन किया है। 500 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, खुफिया ब्यूरो के तहत काम करेगा। इसका मकसद देश के प्रमुख सुरक्षा एजेंसी के बीच रियल टाइम खुफिया जानकारी का साझा करना। 2001 में कारगिल युद्ध के विचार के बाद से जो है इसे लाया गया था, अब जो है इसे स्टार्ट कर दिया गया है। आतंकवाद, संगठित अपराध, साइबर हमलों से निपटना, एजेंसियों में बेहतर समन्वय करना, ये पूरा काम रहेगा। इसमें 28 सुरक्षा एजेंसियों को जोड़ा गया है, जिसमें रॉ, सशस्त्र बल, राज्य पुलिस, BSF, CAPF सभी लोगों को जोड़ दिया गया है। ठीक है, बहुत अच्छी पहल है। अब करके दिखाओ कुछ आप हरकतें। 2025 में आपका साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन मतलब SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो हम लोग जीत गए हैं। किसको हराए हैं? चलो बताओ फटाक से, किसको हराए भाई? तो हम हराए हैं बांग्लादेश को। ठीक है, बांग्लादेश को हराकर 9 से 18 मई तक के ये चला है टूर्नामेंट। बांग्लादेश को हराकर भारत ने जीता है ये खिताब। पेनाल्टी शूट आउट आसपास लिखाया होगा, पेनाल्टी शूट आउट में 4-3 से भारत आगे रहा है और इस खिताब को जीत लिया है। 1997 से ये चल रहा है। ढाका बांग्लादेश में इसका मुख्यालय है। मोहम्मद सलाहुद्दीन जो है इसके अध्यक्ष हैं किसके? दक्षिण एशिया फुटबॉल महासंघ मतलब SAFF के। ठीक है, याद रखोगे ना? चलो, अंडर 19 का खिताब हमने जीत लिया है। भाषा शहीद दिवस 19 मई को मनाया जाता है और अजीत वाडेकर, शरद पवार और रोहित शर्मा जी के नाम पर वानखेड़े स्टेडियम में स्टैंड बना दिया गया है। ठीक है, उसके बाद नीरज चोपड़ा भाला फेंक में 90 मीटर की दूरी पार करने वाले एशिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। R प्रज्ञानंद ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। सुपर शतरंज क्लासिक 2025 का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। दिल्ली छावनी के द्वारा आर्मी हॉस्पिटल में एक क्या करा जा रहा है? फेम्टोलैसिक स्वीट नामक जो है प्रोजेक्ट लाया गया है, जिसमें सेना के जवान और उसके परिवारों के लिए नेत्र के संबंधित इलाज को करवाया जाएगा। ठीक है, पपुआ न्यू गिनी में को क्या घोषित कर दिया गया है? तो पोलियो का प्रकोप यहाँ पर बढ़ गया है। ठीक है, WHO ने घोषित किया है। उपरोक्त दोनों क्या है? गीतकार गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को क्या मिला है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां नंबर का। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मोरियांगेला हंगरिया जो है विश्व खाद्य पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किए। दोनों पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा। पहला नंबर विश्व खाद्य पुरस्कार और दूसरा नंबर हो गया आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। 2500 बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, पूछना चाहिए था मेरे को इसको किसमें आप लोगों के लिए, लेकिन मैं इसको बार बार रिवाइज करने के लिए ये 2 क्वेश्चन को डाल दिया हूँ। ठीक है, और एक छोटा सा क्वेश्चन एकदम आसान सा कि हाल ही में हुए एशियाई व्यक्तिगत पुरुष शतरंज चैंपियनशिप 2025 में 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने वाले भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन हैं? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इसको डाल दिया हूं। तो आपको इसका आंसर देना है। हमारा सत्र यहीं कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।